नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। हम अक्सर अपने पैसे का हिसाब लगाते हैं, अपने समय का हिसाब लगाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि हमारे इस समय की असली कीमत आखिर है क्या? तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारे समय का असली मूल्य क्या है। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से कहते हैं। क्या हम सच में उतना ही कमाते हैं जितना हम सोचते हैं? जरा सोचिए, जब महीने के आखिर में सैलरी स्लिप आती है तो एक बहुत बढ़िया सा नंबर चमकता हुआ दिखता है। लगता है कि वाह, इतनी कमाई हो गई। लेकिन क्या वो नंबर पूरी सच्चाई बयां कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं। आज इसी भ्रम को तोड़ना है और देखना है कि पर्दे के पीछे का असली गणित आखिर है क्या। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि असली कमाई क्या है, फिर धन और जीवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद छिपे हुए खर्च और अतिरिक्त समय पर बात करेंगे, फिर असल प्रति घंटा आय की गणना करना सीखेंगे और अंत में देखेंगे कि हर पैसे का हिसाब कैसे रखा जाए। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी असली कमाई क्या है? हम अक्सर उस रकम को अपनी कमाई मान लेते हैं जो कागज पर लिखी होती है, पर सच कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और आज हमें इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देना है। बाईं तरफ जरा इस कागजी आय को देखिए। मान लीजिए ये $30 या रुपए प्रति घंटा है और दाईं तरफ हमारी असल आय है जो घटकर सीधा 19.99 यानी लगभग आधी ही रह गई है। ये अंतर एकदम चौंकाने वाला है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैसा घर आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारी नौकरी से जुड़े उन छिपे हुए खर्चों में चला जाता है जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। और हाँ, काम की वजह से होने वाली उस भयंकर थकान को मिटाने में भी। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। धन और जीवन ऊर्जा, ये एक ऐसा विचार है जो मशहूर किताब योर मनी और योर लाइफ से लिया गया है और यकीन मानिए ये पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। यहाँ जीवन ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा विचार सामने आता है। असल में पैसा सिर्फ कागज के चंद टुकड़े या बैंक अकाउंट में दिखने वाला कोई नंबर भर नहीं है। पैसा हमारे जीवन के वो बेशकीमती घंटे हैं, वो घंटे जो कभी वापस नहीं आने वाले, जिन्हें हम पैसे के बदले बेच देते हैं। हम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, हम अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार कर रहे होते हैं। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जो समय हाथ से निकल गया वो किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि हमारी ये जीवन ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है? आइए इसे हमारे तीसरे बिंदु यानी छिपे खर्च और अतिरिक्त समय के नजरिए से देखते हैं। अब हम इस बहुत बड़े और दार्शनिक विचार को अपनी रोजमर्रा की 9 से 5 वाली नौकरी की हकीकत से जोड़कर देखेंगे। नौकरी से जुड़े इन छिपे हुए खर्चों पर जरा गौर करते हैं। रोज ऑफिस आने जाने का खर्च, काम के लिए खरीदे जाने वाले खास कपड़े या यूनिफॉर्म, और हाँ, सबसे बड़ा खर्च तो वो है जो हम थकान मिटाने के लिए करते हैं, जैसे वीकेंड पर कोई महंगा मनोरंजन या फिर ऑफिस से लौटकर इतने थके होना कि सीधा बाहर से खाना मंगवा लिया। जरा सोचिए, ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि नौकरी की जा रही है। अगर वो नौकरी होती ही नहीं तो शायद ये खर्चे भी कभी नहीं होते। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे 40 घंटे के काम का हफ्ता असल में कहीं ज्यादा लंबा होता है। सुनने में लगता है कि हफ्ते में बस 40 घंटे काम हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें ऑफिस आने जाने का समय, सुबह तैयार होने का समय और घर आकर उस थकान से उभरने का समय जोड़ते हैं, तो ये 40 घंटे का हफ्ता बढ़कर 50.5 घंटे का हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समय अपनी नौकरी की भेंट चढ़ा रहे हैं। तो अब समय आ गया है इस पूरी बात को गणित में बदलने का, यानी असल प्रति घंटा आय की गणना करने का। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसे बहुत ही आराम से एक एक स्टेप करके समझेंगे ताकि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से लागू किया जा सके। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असल कमाई निकालना कितना सीधा सा काम है। इस साधारण सी वर्कशीट में सबसे पहले हम अपनी कुल आय लिखते हैं, फिर उसमें से नौकरी से जुड़े उन सारे खर्चों को घटा देते हैं जिनकी हमने अभी बात की, जैसे सफ़र, कपड़े और बाहर का खाना। इसके बाद हम काम से जुड़े उन सभी अतिरिक्त घंटों को भी अपने कुल काम के घंटों में जोड़ देते हैं और आखिर में बची हुई शुद्ध आय को उन कुल घंटों से भाग दे देते हैं। इससे जो नंबर निकल कर आता है ना, वही हमारी असल प्रति घंटा आय होती है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहद ही काम का टूल है।
चलिए इसे एक बहुत ही छोटे लेकिन एकदम सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने अपनी असल प्रति घंटा आय निकाल ली है। अब अगर कोई रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त $3 या 100-200 रुपए की एक कॉफी खरीदता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा है। असल में उस एक कॉफी को खरीदने के लिए जीवन के पूरे 24 मिनट खर्च किए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 24 मिनट की जीवन ऊर्जा महज एक कप कॉफी के लिए सही सौदा है? जब हमें अपने समय और जीवन ऊर्जा की असली कीमत का इस तरह से अंदाजा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। क्या अपनी असली आय जानने के बाद भी हमारे रोजमर्रा के खर्चे और हमारी आदतें वैसी ही रह सकती हैं? और यहीं से हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा शुरू होता है, हर पैसे का हिसाब। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ने के लिए हमें ये 3 व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। पहला, अपनी कुल संपत्ति और आय की गणना करना। दूसरा, असल प्रति घंटा आय निकालना, जो हमने अभी सीखा। और तीसरा, अपने सभी मासिक खर्चों का बारीकी से हिसाब रखना। जब हर एक पैसे को ट्रैक किया जाता है तो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है कि जीवन ऊर्जा आखिर खर्च कहाँ हो रही है और उसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और असरदार विचार के साथ खत्म करेंगे। अगर एक कार के लिए जीवन के 3 साल देने पड़े तो क्या वो सौदा सही है? ये सिर्फ किसी एक कार की बात नहीं है, ये जीवन के उन सभी फैसलों के बारे में है जहां हमारी कीमती जीवन ऊर्जा खर्च हो रही है। क्या हम अपनी असली खुशी के लिए समय दे रहे हैं या सिर्फ चीजें इकट्ठी करने की दौड़ में लगे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हम सभी ना बचपन से एक अजीब सा खेल खेलते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ऐसा खेल जहां नियम बहुत ही सीधे और साफ लगते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, एक बेहतरीन नौकरी पाओ और बस लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते रहो। सही बात है। ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लगता है ना? जहां एक खिलाड़ी बस पॉइंट इकट्ठा कर रहा है और सोचता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उसकी जिंदगी सबसे बेहतरीन होगी। और ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि हम इस पर कभी सवाल उठाना ही भूल गए हैं। बिल्कुल। हमें यकीन दिला दिया गया है कि जितने ज्यादा पॉइंट यानी जितना ज्यादा पैसा, इंसान उतना ही ज्यादा खुश रहेगा। मतलब ये एक बहुत ही सीधा सा गणित लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अचानक किसी को ये पता चले कि इस गेम का जो स्कोरबोर्ड है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है? ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम योर मनी और योर लाइफ, जो विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस की किताब है, उसकी कोर फिलॉसफी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो पैसे और जिंदगी के बीच के हमारे पूरे रिश्ते को ही पलट कर रख देती है। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि हमारी आज की ये चर्चा कई बेहतरीन स्रोतों पर आधारित है, जिसमें उस किताब की समरी, विकी रॉबिन के कुछ ब्लॉग पोस्ट्स, एडलवाइज म्यूचुअल फंड के दिलचस्प इनसाइट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कुछ बेहद अहम इंटरव्यू शामिल हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी ये चर्चा सिर्फ एक आम बजट बनाने या मतलब पैसे बचाने की उन उबाऊ सलाहों के बारे में बिल्कुल नहीं है। शुक्र है, क्योंकि वो तो बहुत बोरिंग होता है। हाँ यार। इस डीप डाइव का असल मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान पैसे के प्रति एक नई नैतिकता, एक न्यू मोरालिटी को अपना सकता है। अच्छा, अपना सीमित समय और अपनी जिंदगी असल में कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सारे स्रोत ना हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या किसी ऐप में दिखने वाला डिजिटल नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस पूरे वैचारिक बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है ना? एकदम सही। इसकी शुरुआत होती है जो डोमिंगेस की कहानी से। जरा कल्पना कीजिए, एक लड़का जो न्यूयॉर्क के स्पेनिश हार्लेम की झुग्गियों में पला बढ़ा हो, जिसके परिवार ने भयंकर गरीबी देखी हो, वो लड़का आगे चलकर वॉल स्ट्रीट का एक बेहद सफल फाइनेंस प्रोफेशनल बनता है। अरे वाह, मतलब एकदम फिल्मी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स ये नहीं है कि उसने कितने $1 मिलियन कमाए। तो फिर क्या है? क्लाइमैक्स ये है कि वो सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी मर्जी से रिटायर हो जाता है। एक मिनट, सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट? हाँ बिल्कुल।
ये तो सच में किसी लॉटरी जीतने या रातों रात कोई खजाना मिल जाने जैसा लगता है। मतलब कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा कि शायद उसने शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ा जुआ खेला होगा जो सही साबित हो गया। और यार यहीं पर तो लोग धोखा खा जाते हैं। ये कोई चमत्कार या लॉटरी नहीं थी। अच्छा। ये पैसे को देखने के नजरिए में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो डोमिंगोज ने वॉल स्ट्रीट में काम करते हुए एक बहुत ही गहरी बात समझ ली थी। क्या? उन्होंने महसूस किया कि पैसा असल में कोई भारी करेंसी नहीं है। पैसा हमारी अपनी जीवन ऊर्जा है, मतलब हमारी लाइफ एनर्जी है। एक मिनट रुकिए। जीवन ऊर्जा या लाइफ एनर्जी, ये शब्द ना सुनने में थोड़ा दार्शनिक और किताबी सा लग रहा है। हाँ, लग सकता है। मतलब जब महीने की पहली तारीख को मकान मालिक किराया मांगता है तो उसे जीवन ऊर्जा नहीं चाहिए होती है, उसे नकद पैसा चाहिए होता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें कि असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के जो बेशकीमती घंटे और ऊर्जा किसी काम को करने में बिताता है, हाँ। उसी के बदले में उसे वो पेचेक मिलता है ना? हाँ। इंसान अपना समय, अपनी जवानी, अपनी सेहत, सब कुछ एक ऑफिस को दे रहा है। सही बात है। तो जब भी कोई इंसान बाजार जाकर कुछ खरीदता है, तो वो उसे अपने बटुए के पैसे से नहीं खरीद रहा होता। वो उसे अपनी जिंदगी के उस समय और उस ऊर्जा से खरीद रहा होता है जो उसने उस पैसे को कमाने में लगाई थी। अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो ये एक बहुत ही सीधा सा सौदा है। हम अपनी जिंदगी के घंटे देते हैं और बदले में हमें कागज के वो टुकड़े मिलते हैं जिन्हें हम पैसा कहते हैं। एकदम सटीक। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, असल प्रति घंटा कमाई या रियल आवरली वेज। मैंने देखा है कि स्रोतों में इसका बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, और ये जो गणित है ना, ये सच में आंखें खोल देने वाला है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कागज पे $20 प्रति घंटा कमाता है। ठीक है। समाज की नजर में उसकी कीमत $20 प्रति घंटे की है, लेकिन क्या वो सच में उतना ही कमा रहा है? मुझे तो लगता है हाँ। बिल्कुल नहीं। इस कमाई में से उन सभी खर्चों को घटाना होगा जो सिर्फ उस नौकरी को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ एक सवाल उठता है। कोई भी बॉस हमें काम पर आने जाने के सफर के पैसे थोड़ी देता है। ट्रैफिक तो जिंदगी की सच्चाई है। हम सफर में लगने वाले समय या खर्च को अपनी कमाई से कैसे घटा सकते हैं? यही तो वो भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। अच्छा। डोमिंगेज का तर्क ये है कि अगर वो नौकरी ना होती तो क्या कोई व्यक्ति रोजाना सुबह 2 घंटे ट्रैफिक में धक्के खा रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो सफर उस नौकरी की एक मजबूरी है। इसलिए काम पर जाने आने का खर्च, सफर में लगने वाला समय, ऑफिस के लिए खरीदे गए खास कपड़े और यहाँ तक के काम के भारी तनाव से उभरने के लिए वीकेंड पर जो हम फालतू खर्च करते हैं ना, हाँ, वो वीकेंड वाली पार्टीज, समय को घटाया जाता है तो वो $20 प्रति घंटे की कागजी कमाई असल में शायद $10 या $8 ही रह जाती है। बाप रे। यही किसी भी इंसान की असली कमाई है। ये तो बिल्कुल द मैट्रिक्स फिल्म के उस सीन की तरह है जहां वो रेड पिल खाते ही अचानक सब कुछ साफ नजर आने लगता है। हाँ, बिल्कुल वही फीलिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी को ये एहसास होता है कि एक $60 का शानदार डिनर या एक महंगी शर्ट जिसे वो अपनी $20 प्रति घंटे की कमाई के हिसाब से 3 घंटे की मेहनत समझ रहा था, वो असल में उसकी जिंदगी के 6 या 7 अनमोल घंटे खा रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। और देखिए, जब ये गणित समझ में आ जाता है ना, तो खर्च करने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। कैसे? तब सवाल ये नहीं होता कि क्या मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या ये नया गैजेट या ये महंगी कार मेरी जिंदगी के 500 घंटों की जीवन ऊर्जा के लायक है? अरे वाह, ये तो बहुत गहरा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंधाधुंध खर्च करने से तुरंत रोक देता है। लेकिन अगर पैसा असल में हमारी जीवन ऊर्जा है तो एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने आती है। वो क्या? अगर हर छोटी बड़ी चीज हमारी जिंदगी के घंटे चूस रही है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि मतलब सिर्फ पैसे बचाना और कंजूसी करना ही तो जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि इस पूरी फिलॉसफी को सिर्फ कंजूसी करने का तरीका नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या है ये? विकी रॉबिन ने ना फाइनेंशियल फ्रीडम के 9 सिद्धांतों के जरिए इसे बहुत अच्छे से समझाया है। इनमें उद्देश्य, जुनून, खुशी, पैटर्न और शांति जैसे कई सिद्धांत शामिल हैं। अच्छा। ये सिद्धांत बताते हैं कि पैसे का प्रबंधन सिर्फ किसी एक्सेल शीट का गणित नहीं है। ये खुद के व्यवहार को समझने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, मैं यहाँ ना थोड़ी असहमत हूँ। क्यों? मतलब ये उद्देश्य और शांति की बातें सुनने में किसी हिमालयन साधु के प्रवचन जैसी लगती हैं
एक आम इंसान जिसे घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, वो घर का बजट बनाते समय उद्देश्य के बारे में कैसे सोचेगा? क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन उद्देश्य का मतलब नौकरी छोड़कर संन्यास लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार लोग शुक्रवार की शाम को भारी तनाव के बाद सिर्फ इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि वे अपने हफ्ते भर की थकान का बदला लेना चाहते हैं। हाँ, इसे तो रिवेंज स्पेंडिंग कहते हैं ना आजकल। बिल्कुल। अब अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी का उद्देश्य और अपनी असली खुशी स्पष्ट हो, मान लीजिए उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना या गिटार बजाना पसंद है, तो वह अपनी जीवन ऊर्जा को उन चीजों में लगाएगा, ना कि क्षणिक खुशी देने वाले फालतू सामान खरीदने में। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ। यानी अगर अंदर से स्पष्टता हो तो बाहर का जो फालतू खर्च है वो अपने आप कम हो जाता है। एकदम सही। और इसी बात को जमीन पर उतारने के लिए ना संतुष्टि का ग्राफ या फुलफिलमेंट कर्व का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये फुलफिलमेंट कर्व क्या है? अगर हम एक ग्राफ की कल्पना करें तो शुरुआत में जब कोई अपनी बुनियादी जरूरतों पर खर्च करता है, जैसे खाना, कपड़े और एक सुरक्षित छत, तो उसकी संतुष्टि बहुत तेजी से बढ़ती है। सर्वाइवल के लिए किया गया खर्च सबसे ज्यादा खुशी देता है। ये तो जाहिर सी बात है, भूखे पेट को खाना मिलेगा तो संतुष्टि तो चरम पर होगी। बिल्कुल। उसके बाद आता है सुख सुविधाओं का स्तर, यानी कंफर्ट, जैसे घर में एक अच्छी वॉशिंग मशीन, एक आरामदायक बिस्तर या आने जाने के लिए एक सुरक्षित कार। इससे भी संतुष्टि का ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है। फिर आती हैं लग्जरी चीजें, एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड सूट या 5 स्टार ट्रिप। यहां तक भी संतुष्टि थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन फिर क्या? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ग्राफ पर एक बहुत ही खास बिंदु आता है जिसे इनफ यानी काफी कहा गया है। इनफ का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसके बाद इंसान को कुछ नहीं चाहिए? हाँ। लेकिन यार, हमारा समाज और चारों तरफ फैले ये जो विज्ञापन है, वो तो हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि इनफ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हमेशा एक नया फोन का मॉडल, एक बड़ा घर, एक और हॉलिडे ट्रिप की गुंजाइश तो होती ही है। और यही तो आधुनिक समाज का सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छा। विकी रॉबिन समझाती हैं कि इनफ के इस बिंदु के बाद अगर कोई अपनी जीवन ऊर्जा खर्च करता है तो उसकी खुशी या संतुष्टि बिल्कुल नहीं बढ़ती। सच में? हाँ, इसके बजाय ये ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगता है। वो अतिरिक्त खर्च सिर्फ मानसिक तनाव, कर्ज का भारी बोझ और घर में फालतू सामान बढ़ाता है। तो असल में बाजार हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी अंदरूनी कमियों या खालीपन को कुछ नया खरीद कर भर सकते हैं। बिल्कुल सही। जबकि सच्चाई ये है कि उस इनफ के बिंदु को पहचान लेना ही असली आजादी है। ये जानना कि किसके लिए काफी क्या है, इंसान को दूसरों से अपनी तुलना करने की इस अंधी दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। एकदम सही कहा। जब किसी को अपना इनफ पता चल जाता है ना, तो वो अपने पड़ोसी की नई कार देखकर परेशान नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि वो कार उसके संतुष्टि के ग्राफ में कोई नई खुशी नहीं जोड़ने वाली, बल्कि सिर्फ ईएमआई का तनाव बढ़ाने वाली है। ठीक है। अगर खुशी की कुंजी इस इनफ को पहचानने में है, तो यार सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या ये आती है कि हम इसे मापेंगे कैसे? मतलब कोई हवा में तो अपना इनफ तय नहीं कर सकता ना। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रोजाना ये बता सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है, अपने खर्चों को बारीकी से ट्रैक करना। ओके। जो डोमिंगेस के 9 स्टेप प्रोग्राम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर महीने की अपनी आमदनी और खर्चों को एक विजुअल ग्राफ पे उकेरना चाहिए, मतलब हर एक पाई का हिसाब रखना। ये तो बिल्कुल किसी फिटनेस जर्नी में कैलोरी ट्रैक करने जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी खाने पीने की आदतों को तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो रोजाना उन्हें एक डायरी या ऐप में मॉनिटर ना करे। यहाँ लोग कैलोरी की जगह अपनी जीवन ऊर्जा को ट्रैक कर रहे हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। जब कोई अपनी हर एक खर्च की गई पाई को कागज पर एक ग्राफ के रूप में देखता है ना, तो उसके भीतर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। वो कैसे? देखिए, ये कोई पारंपरिक बजटिंग नहीं है जहां कोई खुद को सजा दे रहा हो या अपनी इच्छाओं को मार रहा हो। ये तो बस एक आईना है। ये वित्तीय चेतना जगाने की एक प्रक्रिया है जहां इंसान खुद से पूछता है कि क्या पिछले महीने रेस्टोरेंट पे खर्च किए गए 5,000 रुपए सच में मुझे उतनी खुशी दे पाए? सही बात है। और इस ट्रैकिंग और ग्राफ बनाने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि मतलब जिंदगी भर सिर्फ हिसाब रखना तो मंजिल नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं।
अंतिम लक्ष्य है क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। अच्छा, ये क्या होता है? ये इस पूरी यात्रा का सबसे जादुई पल है। जब कोई उस विजुअल ग्राफ को बनाता है तो उसमें एक लाइन आमदनी की होती है और दूसरी लाइन खर्चों की होती है। ठीक है। और जैसे जैसे लोग अपनी जीवन ऊर्जा बचाकर पूंजी जमा करने लगते हैं, एक तीसरी लाइन उभरनी शुरू होती है और वो है निवेश से आने वाली आय की लाइन। यानी पैसिव इनकम। हाँ, वो पैसा जो सोते समय भी बन रहा है और जिसके लिए रोज सुबह उठकर ट्रैफिक से लड़ते हुए काम पर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल वही। जब यह निवेश से आने वाली आय वाली लाइन किसी इंसान के रोजमर्रा के जीने के खर्चों वाली लाइन को पार कर जाती है, यानी उसे क्रॉस कर जाती है, तो उसे ही क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। अरे वाह! इस बिंदु पर आकर कोई भी इंसान तकनीकी रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसे सर्वाइवल के लिए, अपनी बिल भरने के लिए अब और अपनी जीवन ऊर्जा बेचने की जरूरत नहीं होती। यार, ये स्थिति सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन है इसमें। क्या? जैसे ही निवेश या इन्वेस्टमेंट का नाम आता है ना, ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसके लिए वॉल स्ट्रीट का कोई जीनियस होना जरूरी है या दिन भर शेयर बाजार के चार्ट्स घूरते रहना पड़ेगा। क्या एक आम इंसान जिसे फाइनेंस की कोई खास डिग्री नहीं है, सच में इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच सकता है? देखिए, एडलवाइस म्यूचुअल फंड के इनसाइट्स और जो बाकी स्रोत हैं, उनमें इस बात को बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया गया है। अच्छा। इसके लिए किसी वित्तीय जादूगर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही सुरक्षित और समझदारी भरे निवेश की बात की गई है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, सरकारी बॉन्ड्स और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके इसे हासिल कर सकता है। मतलब सारा पैसा किसी एक ही जगह या किसी एक कंपनी में लगाकर कोई जुए जैसा रिस्क नहीं लेना है। लक्ष्य रातों रात अरबपति बनना नहीं है। एकदम सही। जब कोई अपनी जीवन ऊर्जा को बचाकर ये पूंजी बनाता है तो उसका लक्ष्य दुनिया को अमीर दिखना नहीं होता। तो क्या होता है? उसका लक्ष्य सिर्फ एक सुरक्षित और स्थिर पैसिव इनकम बनाना होता है, जो ताउम्र बिना किसी तनाव के उसका साथ दे सके। ये कंसिस्टेंसी का खेल है, रातों रात अमीर बनने का नहीं। यहाँ बात ना बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच जाता है, हाँ, और उसे सर्वाइवल के लिए काम नहीं करना पड़ता, तो उसके पास दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ चीज आ जाती है, समय। अथाह समय। बिल्कुल। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस समय का आखिर किया क्या जाए। और मुझे लगता है यहीं पर विकी रॉबिन की सबसे गहरी सीख हमारे सामने आती है। हाँ, और ये एक ऐसा पहलू है जिसे वित्तीय आज़ादी की बात करने वाले अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सच में। इस चर्चा का एक बहुत ही अहम हिस्सा विकी रॉबिन का वो खुला खत है जो उन्होंने फायर मूवमेंट के लोगों को लिखा था। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, है ना? बिल्कुल। मैंने उस खत के बारे में पढ़ा है। उसमें विकी ने ना एक बहुत ही गहरी चिंता जताई है। हाँ, उन्होंने देखा कि कैसे बहुत से लोग वित्तीय आज़ादी के सफ़र में सिर्फ टैक्स बचाने के तरीकों, स्प्रेडशीट के फॉर्मूलों और अपने पोर्टफोलियो को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा जुनूनी हो गए हैं। सही कहा। मतलब लोगों ने पैसे से आज़ादी को ही अपनी जिंदगी का अंतिम और इकलौता लक्ष्य मान लिया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई अंतिम मंजिल नहीं है, ये तो महज एक टिकट है। टिकट? कैसी टिकट? दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों का अनुभव करने और समाज में कुछ सार्थक बदलाव लाने की एक टिकट। यानी जब किसी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए काम नहीं करना पड़ता, तो उसकी असली जिंदगी और असली आज़ादी असल में तब शुरू होती है। बिल्कुल। विकी रॉबिन का दृढ़ता से मानना है कि जब किसी को अपनी जीवन ऊर्जा सिर्फ रोटी कमाने में खर्च नहीं करनी पड़ती, हाँ, तो उसे वो ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो पैसे से नहीं तोली जा सकती। जैसे अपने परिवार और बच्चों के साथ क्वालिटी वक्त बिताना, अपनी कम्युनिटी की निस्वार्थ सेवा करना, या फिर दुनिया की बड़ी और गंभीर समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान देना। मैंने देखा है कि स्रोतों में जिन सामाजिक चुनौतियों का जिक्र है वो काफी दिलचस्प है। लेखकों ने इस वित्तीय आज़ादी को क्लाइमेट चेंज, मेडिकल कर्ज या पूरी दुनिया को सस्टेनेबल बनाने जैसे बड़े मुद्दों से जोड़ा है। बिल्कुल। भले ही इन मुद्दों पर लोगों की अपनी अपनी राय अलग हो सकती है, लेकिन लेखकों का जो मूल तर्क है वो ये है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अपने लिए एक सुख सुविधाओं वाला घर बनाकर दुनिया से कट जाना नहीं है। एकदम सही कहा। उन्होंने अपने खत में ही स्पष्ट किया है कि जब समाज में इतने सारे बुद्धिमान, ऊर्जावान और समय संपन्न लोग वित्तीय रूप से आज़ाद हो जाते हैं ना,
तो उनके पास ये ताकत होती है कि वे समाज की भलाई के लिए आगे आएं, अपने कम्युनिटी के साथ गहराई से जुड़ना, दूसरों की मदद करना और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही पैसे की इस नई नैतिकता का असली सार है। यार, ये सच में पैसे और रिटायरमेंट को लेकर नजरिया पूरी तरह बदल देने वाली बात है ना? अक्सर रिटायरमेंट का मतलब ही यही समझा जाता है कि बस आराम करो, गोल्फ खेलो और कुछ मत करो। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में करो। और यही कारण है कि योर मनी और योर लाइफ सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस की किताब या बजट बनाने का ट्यूटोरियल नहीं है। ये एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है जो इंसान को ये समझाता है कि उसकी और उसके समय की असली कीमत क्या है। चलिए, तो अब इस पूरे वैचारिक सफर को समेटते हैं। ये चर्चा हमें ये सोचना बंद करने का निमंत्रण देती है कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय ये हमें ये सोचना शुरू करने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी के सीमित और कीमती घंटे कहाँ, क्यों और किस लिए खर्च कर रहे हैं। एकदम सही। अपनी जीवन ऊर्जा का सम्मान करना, पर्याप्त यानी इनफ क्या है, इसे गहराई से समझना और क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक अनुशासित लेकिन शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना, यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बिल्कुल। और अब इस शानदार चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल जो इस पूरी फिलॉसफी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो पूरी आर्थिक व्यवस्था को सोचने पे मजबूर कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर एक पूरी की पूरी पीढ़ी, मतलब लाखों लोग, इस क्रॉसओवर पॉइंट को समझ लें। हाँ। क्या होगा अगर हर कोई 35 या 40 साल की उम्र में अपना इनफ पहचान ले और पारंपरिक रूप से काम करना और अंधाधुंध सामान खरीदना बंद कर दे। हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी लगातार और ज्यादा चीजें बनाने और बेचने पर टिकी हुई है, उसका क्या होगा? क्या व्यक्तिगत स्तर पर काफी तक पहुंचने का मतलब सामूहिक स्तर पर इस पूरे सिस्टम को ही तोड़ देना है? यार, ये एक ऐसा गहरा और जटिल सवाल है जो दिखाता है कि एक छोटा सा विचार पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है। इसका जवाब हम सबको अपने आसपास खोजना होगा। सही कहा। शुरुआत में हमने उस टूटे हुए स्कोरबोर्ड की बात की थी, जहां सिर्फ पैसा ही सब कुछ माना जाता है। शायद अब समय आ गया है कि हम अपना स्कोरबोर्ड खुद बनाएं, जहां असली जीत बैंक बैलेंस का नंबर नहीं, बल्कि वो आज़ाद समय और बची हुई जीवन ऊर्जा है। विचार करते रहिए।